अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। कल हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स को मालूम करना सीखा था। आज हम क्या करेंगे कि आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। टार्क क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे, और मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। इसमें हमने जो मुख्तलिफ चीज़ें आज पढ़नी है उसमें रिजिड बॉडी होगी सबसे पहले, वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर टार्क के बारे में पढ़ेंगे, टार्क क्या होता है, और टार्क के फिर आगे मज़ीद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम फिजिक्स अभी हम पढ़ेंगे भाई। चैप्टर नंबर हमारे पास है 4, उसका टॉपिक है टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। चलें, ये क्या होता है सबसे पहले तो हम टार्क के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। टार्क के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में शुरू से आपको बताया था कि बेटा जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और उसमें एक रोटेशनल इफेक्ट पैदा हो जाए, क्या पैदा हो जाए, घूमने वाला असर पैदा हो जाए, तो उसको आप टार्क कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप दरवाज़ा ओपन करते हैं तो आप दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो दरवाज़ा क्या करता है, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमता है, रोटेट करता है। तो हम कहते हैं कि उसमें क्या पैदा हो गई है, टार्क पैदा हो गई है। ठीक है। अब रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी देखते हैं। रिजिड बॉडी उर्दू में आप कहेंगे सादा लफ्जों में सख्त जिस्म, सख्त जिस्म। ठीक है। रिजिड का मतलब सख्त, रिजिड का मतलब सख्त होता है, और बॉडी का मतलब आपको पता है जिस्म होता है। इस तरह मिसाल के तौर पे अगर एक पत्थर आप ले लें, स्टोन ले लें, तो वो जाहिर है एक सिंपल मिसाल है रिजिड बॉडी की। आप रिजिड बॉडी को जरा डिफाइन करते हैं क्या है। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है कि जिसके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए, क्या लगाई जाए, फोर्स लगाई जाए, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब किसी जिस्म की शेप चेंज करने के लिए उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं। तो सपोज करें मैं पत्थर को हाथ में पकड़ा और मैं इस तरह दबाता हूँ, इसकी शक्ल चेंज करने के लिए साइड में पकड़ के दबाता हूँ, तो मैं इसकी शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि पत्थर की शेप चेंज नहीं हो रही, ना हो रही। तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज नहीं होती, उसकी शक्ल चेंज नहीं होती, ऐसी बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। अ बॉडी whose shape is not changed by applying deforming force or forces is called, क्या कहलाती है भाई, रिजिड बॉडी कहलाती है। ठीक है जी। अब उसके बाद ये भी कह सकते हैं बेटा, ये देखें कि हमारे पास बुक वाले ने इस तरह भी थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये अगर हमारे पास कोई बॉडी हो तो उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एटम से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इस तरह भी उसने डिफाइन किया हुआ है। अगर हम क्या करें, किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, बाहर से पकड़ के हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दबा रहे हैं इसको, अगर क्या हो, इसके ये जो पार्टिकल्स बीच में पड़े हुए हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है आपस में वो चेंज ना हो, फासला चेंज ना हो, तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। मिसाल के तौर पे एक बॉल हो, अगर क्या हो, एक बॉल, टेनिस बॉल आपने देखी हुई है ना, उसको जब आप पकड़ के दबाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ऐसी है कि नहीं, वो अंदर को प्रेस हो जाती है, तो वो रिजिड बॉडी नहीं हो। समझ आ गई कि नहीं। अब जरा हम बात करते हैं भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस का मतलब होता है लाइन, रोटेशन का मतलब होता है घूमना।
तो यानी कि एक ऐसी लाइन है जिसके गिर्द आपकी बॉडी रोटेट करेगी, घूमेगी। मिसाल के तौर पे भाई आपके पास एक दरवाजा है, ये उसका यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है। आप क्या करते हैं, इस दरवाजे को यहाँ से पकड़ के इधर को घुमाते हैं, तो ये दरवाजा आपका क्या करेगा, ये जो लाइन है इसके गिर्द सारा का सारा घूमेगा। इस लाइन के गिर्द ही घूमेगा ना, ये वाला आपका जो डोर है, आप इधर से पकड़ेंगे वैसे ही घूमेगा। इस लाइन के गिर्द आपका डोर रोटेट करेगा, ठीक है। तो वो लाइन जिसके अराउंड आपकी बॉडी रोटेट करती है, उस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। A line around which a body rotates is called axis of rotation। ठीक है, तो वो लाइन जिसके गिर्द आपकी बॉडी घूमती है, रोटेट करती है फोर्स लगाने से, उस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, उर्दू में जो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, अंडरलाइन वहां से बाद में करवा देता हूँ। आगे हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट। क्या टॉपिक का नाम है, टर्निंग इफेक्ट। इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब भाई जब आप दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, घूमता, रोटेट करता है। तो बॉडीज के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उनके अंदर अगर रोटेशनल इफेक्ट पैदा हो, तो उस रोटेशनल इफेक्ट को आप टॉर्क भी कहते हैं या फिर उसको टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसका नाम टॉर्क भी होता है। ठीक है, सो मैं इसको डिफाइन करता हूं। द रोटेशनल इफेक्ट produced in a body is called, घूमने वाला जो असर पैदा होता है किसी बॉडी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, सिंपल ये हमारे पास। अब बेटा टॉर्क का फार्मूला क्या होता है वो आज आपको बता देता हूँ, यूनिट क्या होती है वो बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी जो चीजें रह गई हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अब इसका बेटा फार्मूला क्या होता है, देखिए मेरे पास एक स्पैनर है और ये नेट है बीच में कोई। ठीक है, ये ऊपर मैंने उसके एक चाबी रखी हुई है नेट को कसने के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्पैनर की लेंथ है, इसको कहते हैं मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म, ये आपकी इसके आर्म की बाजू की लंबाई, इस आर्म बाजू को कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपकी लंबाई बढ़ रही है उसको एल से जाहिर करेंगे और इसका नाम क्या होगा, मूवमेंट आर्म। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से पकड़ते हैं हैंडल को और यहाँ से लगाते हैं आप फोर्स, नीचे को पकड़ के स्पैनर को करते हैं ना ऐसे ऐसे, फिर वो आपका नेट टाइट होता है। ऊपर को करते हैं तो लूज होगा जैसे भी बार। और ये नेट जिस लाइन के आपके अराउंड रोटेट करेगा, उस लाइन को आप क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेट आपका रोटेट करेगा, जब आप चाबी से उसको ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या करता है, घूमता है कि नहीं घूमता, घूम के यहाँ तो टाइट होता है या लूज होता है। ठीक है, अब बेटा जी तो हम क्या करेंगे, इस स्पैनर के इस चाबी के इस सिरे के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे नीचे को, और उसकी वजह से क्या होगा, नेट आपका रोटेट करेगा। क्या करेगा, तो यानी कि इस नेट के अंदर क्या पैदा हो रही है, टॉर्क पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है, टॉर्क पैदा हो रही है। ठीक है, अभी जो टॉर्क पैदा हो रही है बेटा, इसको इस तरह से हम जाहिर करते हैं सिंबॉलिकली टॉर्क को। ठीक है, और ये इक्वल होगी किसके, जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं वो मल्टीप्लाई जो आपका मूवमेंट आर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ बन रही है, समझ आ गई कि नहीं। तो बेटा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू टॉर्क। आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो हासिल ज़रब होता है वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा एक और बात आपको बता दूं कि अगर एक छोटी चाबी हो और एक हमारे पास एक बड़ी चाबी हो, तो जो मैकेनिकल हजरात के और फैक्ट्री में वो मुझे बताएंगे कि कौन सी चाबी से हम नेट को आराम से खोल सकते हैं। ये आपके पास ज्यादा है मूवमेंट आर्म, ग्रेटर है, और ये देखिए ये छोटी है चाबी, ये स्मॉल है।
बताएं भाई, छोटी चाबी से खोलना आसान है या बड़ी चाबी से खोलना आसान है? बड़ी से। क्या होगा? बड़ी चाबी से। आप यहाँ से आराम से इसको दबाएंगे और ये नेट छोटा सा होगा, आराम से खुल जाएगा। ठीक है, छोटी सी चाबी होगी, उसके ऊपर आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से देखते हैं कि भाई जब आपकी फोर्स ज्यादा लगेगी तो टार्क ज्यादा होगी, जब आपकी मूवमेंट आर्म यानी कि लंबाई ज्यादा होगी तब भी टार्क आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने देखा है कि डोर का जो हैंडल होता है, जहाँ से पकड़ के खोलते हैं, वो किनारे के ऊपर ही होता है। उसका मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होता है, मूवमेंट आर्म होता है ना, ये हैंडल यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? इसलिए करीब करके नहीं लगाते, जितना मूवमेंट आर्म कम होगा उतनी टार्क भी कम होगी। जितना मूवमेंट आर्म कम होगा उतना दरवाजा मुश्किल से घूमेगा, जितना मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा उतना दरवाजा आसानी से घूमेगा, उतनी टार्क ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था, हमने पढ़ा है किसके बारे में, टर्निंग इफेक्ट के बारे में, जिसके अंदर हमने टर्निंग इफेक्ट के जो फार्मूला है वो भी देखा है। इसके अलावा टार्क को भी हमने डिफाइन किया, जिसको आप टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। और ये भी देखा कि बेटा जितनी आपकी आपकी आर्म लेंथ ज्यादा होगी उतनी आपकी टार्क भी ज्यादा होगी, जितनी आपकी आर्म लेंथ कम होगी उतनी आपकी टार्क भी कम होगी। अब जरा मैं इसका यूनिट भी कर देता हूँ, बस यही आज का काम है। देखें भाई, यूनिट बनाते हैं फार्मूले से। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये बन गया इसका यूनिट। तो यहाँ तक आपका बेटा कल तक काम है। तो आपने कल भी करके क्या आना है, आप कल बॉडी को अच्छे से ये डिफाइन करके तैयार करके आएंगे, इसकी डेफिनेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में जो लिखवाया है ये डेफिनेशन आप तैयार करके आएंगे। उसके बाद टर्निंग इफेक्ट के बारे में जो बताया यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप तैयार करके आएंगे। ये आपका बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं वो अच्छे से आप रीड आउट करके आएंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।